नमस्ते बच्चों, मैं आपकी सामाजिक अध्ययन की विषय अध्यापिका आज आपको आपके पुस्तक का पाठ 16 मुगल साम्राज्य का भाग 2 पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए बच्चों, इससे पहले हम इसका प्रथम भाग पढ़ चुके हैं और प्रथम भाग में हमने मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ा था कि दिल्ली सल्तनत का अंत कैसे हुआ, कैसे मुगल साम्राज्य का विस्तार हुआ। तो सबसे पहले कौन से शासक ने अपना शासन किया, तो ये सब हमने इससे पहले की वीडियो में पढ़ा था। तो पहले की वीडियो में हमने बताया था कि सबसे पहले हमने बाबर के विषय में पढ़ा था, सेकंड नंबर पर हमने पढ़ा था हुमायूं उसके पुत्र के विषय में, और तीसरे नंबर पर पढ़ा था हमने शेरशाह सूरी के बारे में, और चौथे नंबर पर पढ़ा था हमने अकबर के बारे में। तो अकबर के बारे में हमने थोड़ा सा आपको वैसे तो समझा दिया था, लेकिन अब दोबारा से हम आपको थोड़ा सा बताने जा रहे हैं, तो ध्यान पूर्वक सुनिए। तो सभी बच्चे पहले तो अपनी बुक खोल लीजिए और मेरे साथ साथ रीडिंग करेंगे और ध्यान पूर्वक एक एक लाइन को समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो दोबारा से हम थोड़ा सा आपको अकबर के बारे में बता देते हैं कि अकबर भारत में जन्म लेने वाला महान शासकों में से एक था और 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर मात्र 13 वर्ष का था। हुमायूं कौन? अकबर के पिता थे, और जब उनका देहांत हुआ तो उस समय अकबर की जो आयु थी वो 13 वर्ष थी, मात्र 13 वर्ष की आयु थी। वह राज्य के कार्यों को समझने के लिए बहुत छोटा था, इसलिए बैरम खां को उसका राज प्रतिनिधि बनाया गया था। बैरम खां के संरक्षण में अकबर ने 1556 ईस्वी में पानीपत के द्वितीय युद्ध में शेरशाह सूरी के वंशज हेमू को पराजित किया और दिल्ली तथा आगरा पर अपना कब्जा कर लिया था। तो देखिए बच्चों, अकबर के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम आपको आगे पढ़ाते हैं। तो इससे पहले की जो पंक्ति थी वो हम आपको बता रहे हैं। इससे पहले हमने पढ़ाया था कि राजपूतों द्वारा उसने अपने शासन में किस तरह से कार्य किया। तो कुछ राजपूतों से उसे समर्थन प्राप्त हुआ, तो कुछ राजपूतों ने अकबर की सत्ता को स्वीकार नहीं किया। तो अकबर की सत्ता को स्वीकार ना किए जाने पर देखते हैं आगे। हालांकि कुछ राजपूतों ने उसकी सत्ता स्वीकार नहीं की, कुछ ने तो कर ली थी और कुछ ने अकबर की सत्ता को स्वीकार नहीं किया। इसीलिए उसने उनके साथ युद्ध किए और उन राजपूतों के राज्यों को अपने अधिकार में ले लिया। भाई जो आराम से माना उसने उनके साथ मिलकर शासन किया, और जिन्होंने उसकी बात नहीं मानी उनको अकबर ने युद्ध में हराकर उनके राज्यों को अपने कब्जे में ले लिया। उसने 1568 ईस्वी में राणा प्रताप के साथ हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ भी बनता है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया, किस सन में लड़ा गया। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि 1568 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। इतिहास के रक्त रंजित युद्धों में एक से एक था। 8000 से भी अधिक राजपूत सैनिक मार दिए गए तथा स्त्रियों ने जौहर कर लिया। जौहर मतलब कि आग में उन्होंने अपने देह की आहुति दे दी, यानी कि अपने शरीर को आग के हवाले कर दिया। मुगल सेना ने किले के अंदर घुसकर 30,000 कृषकों जिन्होंने किले में शरण ली को हाथियों से कुचलवा दिया। तो 30,000 कृषक जो थे, किसान जो थे, उसको क्या किया था, जो किले में शरण ले चुके थे, हाथियों से उसने कुचलवा दिया था। निसंदेह राणा प्रताप एक स्वाभिमानी शासक थे। उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध नीति द्वारा मुगल शासन सेना को परेशान करना जारी रखा।
1579 ईस्वी में जब अकबर पूर्व में राज्य विस्तार में व्यस्त था, तब उन्होंने अपने राज्य का एक बड़ा भाग वापस हासिल कर लिया। तो जब उसने देखा कि अकबर तो अपने कार्यों में व्यस्त है, तो राणा प्रताप ने क्या किया था, अपने जो राज्य का एक भाग था उसे अपने अधीन कर लिया था, उसे ले चुके थे वो। अकबर ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। इसके बाद उसने पश्चिम में गुजरात तथा पूर्व में बंगाल व उड़ीसा के क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। गुजरात पर आधिपत्य ने उसे गुजरात की उपजाऊ भूमि उपलब्ध कराने के साथ साथ यूरोपियों तथा अरबी लोगों के साथ समुद्री व्यापार में भी सहायता प्रदान की। बंगाल पर अधिकार ने उसकी पहुंच बंदरगाहों तक कर दी। तो देखिए अब क्या था कि अकबर अब एक शक्तिशाली शासक बन चुका था और धीरे धीरे क्या कर रहा था, वह अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था और सभी राज्यों को अपने राज्य में मिला रहा था। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों व चीन के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित हुए। उत्तर तथा उत्तर पश्चिम में उसने कश्मीर, सिंध, उड़ीसा, मध्य भारत तथा कंधार, वर्तमान में जिसे अफगानिस्तान के नाम से जाना जाता है, पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। दक्कन में उसने बरार खानदेश तथा अहमदनगर के भागों पर नियंत्रण स्थापित किया। तो देखिए बच्चों, अब क्या हो रहा था, अब अकबर एक शक्तिशाली शासक बन चुका था और धीरे धीरे सभी राज्यों को अपने राज्य में मिला रहा था। तो वह एक शक्तिशाली, एक बहुत शक्तिशाली शासक के रूप में सभी के सामने आ रहा था। इस प्रकार 1595 ईस्वी में संपूर्ण उत्तर भारत उसके नियंत्रण में आ गया। तो अब क्या था बच्चों कि 1595 में अब क्या हो चुका था कि उत्तर भारत यानी कि पूरा का पूरा जो भारत था वो अकबर के नियंत्रण में आ गया था। अकबर ने पूरा भारत अपने कब्जे में ले लिया था। अकबर का विशाल साम्राज्य पश्चिम में हिंदू कुश से पूर्व में ब्रह्मपुत्र तक तथा उत्तर में हिमालय से दक्षिण में गोदावरी तक विस्तृत था। देखिए बच्चों, कितना बड़ा साम्राज्य इसने अपना स्थापित कर लिया था, आप यहां देख सकते हैं। अकबर ने आगरा के निकट फतेहपुर सीकरी नामक नगर की स्थापना की। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की, फतेहपुर सीकरी नामक नगर की स्थापना किसने की। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाता है अकबर ने। उसे अपनी राजधानी बनाया। किसको बनाया? फतेहपुर सीकरी नगर को अकबर ने क्या था, अपनी राजधानी बना लिया था। अकबर ने न केवल भारत के एक विशाल भाग पर अपना अधिकार स्थापित किया, बल्कि इस पर कुशलता से शासन भी किया। अकबर न केवल भारत का महान शासक बना था, बल्कि इससे जितने भी उसने अपने जीवन काल में कार्य किए थे वो बहुत ही सराहनीय थे, बहुत ही अच्छे कार्य थे जो उसने सभी लोगों के लिए किए थे। वह एक सहिष्णु राजा था जो चाहता था कि सभी धर्मों के लोग एक साथ शांतिपूर्वक रहे। अकबर क्या था, सभी धर्मों को मानने वाला था, सभी धर्मों का सम्मान करने वाला था। वह नहीं चाहता था कि उसके राज्य में कोई भी धर्म का व्यक्ति किसी भी कारण से ग्रस्त रहे, किसी भी कारण से परेशान रहे। वह अपने सभी प्रजा को एक समान देखता था और सभी धर्मों का पालन करने वाला था, सभी लोगों को शांतिपूर्वक अपने राज्य में रखना चाहता था। अकबर का निजी जीवन बहुत दुखद नहीं था। उसे अत्यधिक मदिरा पान के कारण हुए अपने 2 पुत्रों की मृत्यु का दंश झेलना पड़ा। क्या हुआ था, अकबर का निजी जो जीवन था उसमें वो ज्यादा सुखद नहीं था, ज्यादा अच्छा नहीं था। अत्यधिक मदिरा पान के कारण हुई अपने 2 पुत्रों की मृत्यु, यानी कि उसके जो पुत्र थे वो अत्यधिक मदिरा पान के कारण मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। साथ ही उसका पुत्र राजकुमार सलीम भी उसके विरुद्ध खड़ा था। और अकबर का जो एक पुत्र था सलीम, जिसका नाम था
वो भी क्या था, वो अपने पिता के खिलाफ खड़ा हुआ था। अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई। उसे सिकंदरा में उसके मकबरे में दफनाया गया। तो अक्सर ये भी क्वेश्चन आता है कि अकबर को कहाँ दफनाया गया था? तो सिकंदरा में उसके मकबरे में दफनाया गया था। उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र सलीम जहांगीर के नाम से गद्दी पर बैठा। तो देखिए, जहांगीर का असली नाम क्या है? जहांगीर का असली नाम है सलीम, जो है अकबर का पुत्र। तो अब अकबर की मृत्यु हो चुकी है और उसकी गद्दी पर कौन बैठ गया है? उसका पुत्र सलीम, जिसे जहांगीर के नाम से भी जाना जाता है। तो अब पढ़ेंगे हम जहांगीर के शासन को। तो 1605 ईस्वी में सिंहासन पर बैठने के साथ ही राजकुमार सलीम ने अपना नाम जहांगीर, जिसका अर्थ है विश्व को जीतने वाला, जहांगीर नाम का शब्द है विश्व को जीतने वाला, रख लिया। वह अपने पिता के शासन के समय अवध व बंगाल का सामंत था, जहां पर उसने प्रशासन का अनुभव प्राप्त किया कि प्रशासन को किस प्रकार से चलाया जा सकता है, किस प्रकार की सोच विचार अपने होने चाहिए, तभी वह अपने साम्राज्य का विस्तार कर सकता था। तो उसने क्या किया था? बंगाल का सामंत बना था, यानी कि एक प्रकार से शासन को पूर्ण रूप से जानने वाला। जहांगीर ने अपने पिता की उदार व धर्मनिरपेक्ष नीतियों का पालन जारी रखा। जो भी उसके पिता ने अपने जीवन काल में नीतियां चलाई थी, वह उसने जारी रखी। उसने धर्म के मामलों में कोई रुचि नहीं दिखाई। वह अपने साम्राज्य में सामाजिक व आर्थिक बदलाव लाना चाहता था। वह अपने साम्राज्य में क्या करना चाहता था? सामाजिक और आर्थिक बदलाव लाना चाहता था। वह न्याय की जंजीर के लिए प्रसिद्ध था। देखिए, न्याय की जंजीर के लिए कौन सा शासक प्रसिद्ध था? जहांगीर, जो उसने अपने महल में लगवाई थी। कोई भी व्यक्ति किसी भी समय इस जंजीर को बजाकर किसी भी ओहदेदार व अधिकारी के विरुद्ध शिकायत करने के लिए जहांगीर से सीधा संपर्क कर सकता था। उसने एक ऐसी जंजीर लगवाई थी अपने न्यायालय में कि अगर किसी को स्पष्ट रूप से जहांगीर से मिलना है तो उस जंजीर को वह क्या करता था? बजा दिया करता था, जिससे उसकी जहांगीर से सीधी मुलाकात हो जाती थी और वह अपनी समस्या को जहांगीर के सामने प्रस्तुत कर देता था। जहांगीर एक शिक्षित व्यक्ति था। देखिए, पढ़ा लिखा था जहांगीर, और जबकि इनके जो पिता थे अकबर, वो एक अनपढ़ राजा थे। अनपढ़ तो थे, लेकिन एक शक्तिशाली, एक महान शासक के रूप में वो उभरे थे। उसकी साहित्य में रुचि थी। उसने तुजुक ए जहांगीर के नाम से अपना संस्मरण लिखा, यानी कि जो अपनी आत्मकथा थी तुजुक ए जहांगीर, उसने लिखी, जिसमें उसने अपने शासन व स्वयं के बारे में उल्लेख किया है। अपने शासन के बारे में कि किस प्रकार का उसका शासन रहा था, या स्वयं के उसके जीवन की जो भी घटनाएं घटित हुई थी, वो उसने तुजुक ए जहांगीर में लिखा है। जहांगीर अपना अधिकांश समय अपने साम्राज्य को मजबूत करने व संगठित करने में लगाता था। तो देखिए, यहाँ पर जहांगीर जो था वो अपने साम्राज्य का विस्तार करने और उसे मजबूत करने में अपना ज्यादातर समय व्यतीत करते थे। उसने बंगाल व अवध में अपने शासन को मजबूत बनाया और मेवाड़ के राणा को पराजित करने के पश्चात वहां शांति स्थापित की। उसने राजपूतों के साथ विवाह संबंध की नीति का पालन जारी रखा, यानी कि जो राजपूत जो थे उनसे क्या था, विवाह संबंध की जो नीति अकबर ने लागू की थी, शुरू की थी, वो उसने अपने शासनकाल में भी ऐसी ही रखी। उसके शासनकाल में मात्र कुछ सैन्य अभियान ही चलाए गए। उसने केवल पंजाब व कांगड़ा क्षेत्रों के कुछ छोटे सरदारों के साथ युद्ध किए। जहांगीर दक्कन में अपना राज्य विस्तार करना चाहता था। कहाँ करना चाहता था? दक्कन में करना चाहता था। इसीलिए उसने अहमदनगर किले पर अपना कब्जा कर लिया, किंतु वह दक्कन को अपने अधिकार में नहीं कर सका। अधिकार में करना तो चाहता था, लेकिन वह कर नहीं सका। जब पारस के शासक ने उससे कंधार जीत लिया,
तब उसे उत्तर पश्चिम में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा। जब पारस के शासक ने उससे कंधार जीत लिया था, किससे? जहांगीर से कंधार जीत लिया था, तो उत्तर पश्चिम में जो क्षेत्र था उसमें उसे क्या करना पड़ा था? कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा था। यह एक बड़ी हानि थी क्योंकि व्यापार इस क्षेत्र से होकर अरबी लोगों तक तथा यूरोपियों के साथ व्यापार करने जाते थे। इतना ही नहीं, यह वह स्थान था जहां से भारत के अन्य क्षेत्रों की सुरक्षा आसानी से की जा सकती थी। जहांगीर ने अपने पुत्र खुसरो के विरोध को भी खत्म किया। तो देखिए यहाँ पर जहांगीर का जो पुत्र था खुसरो, तो उसके विरोध को भी क्या कर दिया था? जहांगीर ने खत्म कर दिया था, समाप्त कर दिया था। अब आगे देखते हैं बच्चों नूरजहां कि नूरजहां कौन थी। जहांगीर नूरजहां की सुंदरता व आचरण की ओर आकर्षित हुआ तथा 1611 ईस्वी में उसने नूरजहां से विवाह कर लिया। नूरजहां एक बुद्धिमान व चतुर स्त्री थी। महत्वपूर्ण मामलों की चर्चा जहांगीर उससे किया करता था एवं उससे सलाह भी लिया करता था। ऐसा माना जाता है कि उसके शासन के उत्तरार्ध में लिए जाने वाले अधिकांश निर्णय नूरजहां के थे। यानी कि जो भी जहांगीर अपने शासन काल में निर्णय लेता था तो निर्णय आदेश तो वो देता था, जहांगीर देता था, लेकिन उसके जो पीछे की रणनीति थी, उसके पीछे की जो सोच थी, विचार थी, वो नूरजहां के होते थे। वही उन चीजों को जहांगीर को बताती थी। एक बार जब जहांगीर बीमार था तब नूरजहां ने शासन के कार्यों को संभाला। वह एक शक्तिशाली स्त्री बन गई थी। उसके व जहांगीर दोनों के नामों के सिक्के जारी किए गए थे। तो देखिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और निकल कर आया है कि जहांगीर और नूरजहां दोनों के नामों के क्या गए थे? सिक्के निकल गए थे। 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु के पश्चात उसने सार्वजनिक जीवन को त्याग दिया तथा अपनी मृत्यु तक लाहौर में शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत किया। तो उसने क्या किया था? जहांगीर की मृत्यु के बाद क्या किया था? नूरजहां ने अपनी मृत्यु तक लाहौर में रही और शांतिपूर्ण अपने जीवन को व्यतीत किया। अब आता है बच्चों शाहजहां। शाहजहां कौन था? जहांगीर की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए युद्ध छिड़ गए जिसमें राजकुमार खुर्रम विजयी हुए क्योंकि उसने अपने सौतेले भाई शाहराय तथा उसके 2 पुत्रों व अन्य परिवारजनों की हत्या कर दी थी। वहां वह शाहजहां अर्थात विश्व का शासक के नाम से सिंहासन पर बैठा। शाहजहां का यानी कि अर्थ होता है विश्व का शासक। अपने प्रारंभिक शासनकाल में शाहजहां को बहुत से विद्रोह का सामना करना पड़ा। जब उसकी शुरुआत ही हुई थी शासनकाल की तो उसने क्या, उसके सामने बहुत सी समस्याएं आकर खड़ी हो गई, बहुत से विद्रोह का उसने सामना किया था। सर्वप्रथम उसने बुंदेल राजपूतों को और फिर दक्कन में अफगानी शासकों को पराजित किया। उसने 1633 ईस्वी में दक्कन पर हमला किया तथा अहमदनगर पर नियंत्रण कर लिया था। क्या किया था बच्चों? 1633 ईस्वी में शाहजहां ने दक्कन पर हमला किया था और अहमदनगर पर अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया था। उसने बीजापुर व गोलकुंडा को अपने साथ शांति संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए, अपनी सत्ता स्वीकार कराने के लिए तथा वार्षिक खजाना देने के लिए बाध्य कर दिया था। किसे बाध्य कर दिया था? बीजापुर व गोलकुंडा को इतना मजबूर कर दिया कि अपने साथ शांति संधि तथा सत्ता स्वीकारने के लिए और वार्षिक खजाना भरने के लिए ये युद्ध भावी मुगल सम्राट औरंगजेब के नेतृत्व में लड़े गए। तो ये युद्ध किसके नेतृत्व में लड़े जा रहे थे? औरंगजेब के नेतृत्व में लड़े जा रहे थे। इसके पश्चात शाहजहां ने कामरूप जिसे आज हम असम के नाम से जानते हैं पर अधिकार किया। वह मध्य एशिया को अपने नियंत्रण में करना चाहता था, लेकिन वह पारसियों के साथ बल व बदाकशान पर नियंत्रण के लिए किए गए युद्धों में सफल नहीं हुआ। कंधार भी पारसियों के नियंत्रण में रहा।
शाहजहां इंजीनियरिंग किंग के नाम से विख्यात था। तो देखिए यहाँ पर एक शब्द आ रहा है इंजीनियर किंग। तो इंजीनियर किंग यानी कि वो अपनी सोच से, अपनी टेक्नोलॉजी से इतना आगे बढ़ चुका था कि उसे इंजीनियर किंग के नाम से भी जाना जाता है। वो इतना प्रसिद्ध हो गया था, इतना विख्यात हो गया था, क्योंकि उसने अनेक शानदार इमारतों का निर्माण करवाया, लेकिन वह सबसे अधिक ताजमहल के निर्माण के लिए जाना जाता है। ताजमहल से तो आप सभी बच्चे अवगत हैं कि ताजमहल कहाँ है और किसने बनवाया, क्यों बनवाया, तो ये सब आप अच्छी तरह से जानते हैं और कहाँ स्थित है ये भी आपको अच्छी तरह से पता है। तो इसीलिए ही शाहजहां को इंजीनियर किंग कहा गया, क्योंकि उसने अपने शासनकाल में बहुत सुंदर सुंदर इमारतों का निर्माण भी करवाया था। शाहजहां को अपने अंतिम वर्षों में कठोर यातनाएं सहनी पड़ी। 1657 ईस्वी में वह बीमार पड़ गया। उसके 4 पुत्र दाराशिको, शाह शुजा, औरंगजेब तथा मुराद बख्श थे। कितने पुत्र थे? शाहजहां के 4 पुत्र थे, जिनके बीच उत्तराधिकारी के लिए युद्ध छिड़ गया। यानी कि शाहजहां के बाद उसकी गद्दी पर कौन बैठेगा, इसलिए चारों भाइयों में द्वंद्व छिड़ गया, युद्ध छिड़ गया। औरंगजेब इस युद्ध में विजयी बनकर उभरा। औरंगजेब क्या था? चारों भाइयों में सबसे होशियार था, शक्तिशाली था, तो वो विजयी हो गया अपने भाइयों से और उत्तराधिकारी बनने के लिए तैयार हो गया। उसने अपने मुख्य शत्रु दारा की हत्या कर दी तथा शाहजहां को आगरे के लाल किले में कैद करके वह सिंहासन पर स्वयं बैठ गया। तो देखिए उसने अपने भाई की जो थी वो मृत्यु कर दी थी और अपने पिता को लाल किले में कैद कर दिया था। और 1666 ईस्वी में शाहजहां की मृत्यु तक उसकी देखभाल उसकी पुत्री जहां आरा ने की थी। ताजमहल में उसे उसकी पत्नी की कब्र के बराबर में दफनाया गया। तो देखिए यहाँ पर हमने बताया कि किस प्रकार से शाहजहां ने अपने जीवन काल में कितनी प्रसिद्ध इमारतें बनवाई। उसके 4 पुत्र थे और किस तरह से 4 पुत्रों में द्वंद्व छिड़ा था उसका उत्तराधिकारी बनने का। और उत्तराधिकारी बनने के लिए औरंगजेब सबसे शक्तिशाली शासक के रूप में उभरा और उसने क्या किया, अपने स्वयं सगे भाई की हत्या करके अपने पिता को लाल किले में कैद कर दिया और अपने पिता की मृत्यु तक उसकी जो देखभाल की थी वो की थी जहां आरा ने। और अंत में क्या हुआ, ताजमहल में उसे उसकी पत्नी की कब्र के बराबर में ही दफना दिया गया। तो देखिए बच्चों ज्ञान कोश भी देख लेते हैं यहाँ पर। यह मुगल इतिहास में पहली बार हुआ था कि सम्राट के जीवित रहते उत्तराधिकारी के लिए युद्ध छिड़ गया था। देखिए यहाँ पर शाहजहां जीवित था लेकिन फिर भी युद्ध हो रहा था। क्यों हो रहा था? क्योंकि औरंगजेब एक बहुत ही क्रूर शासक था। अपनी कैद के दौरान शाहजहां लाल किले के शाहबुर्ज पर बैठकर ताजमहल की अद्भुतता को निहारता था, क्योंकि लाल किला जो था वो ताजमहल के ठीक सामने था और वो है लाल किले में बंद था और ताजमहल को निहारता रहता था। अब पढ़ेंगे बच्चों हम औरंगजेब के बारे में कि औरंगजेब कौन था। औरंगजेब महान मुगल शासकों में अंतिम था। महान मुगल शासकों में था, अंतिम था। 1658 ईस्वी में वह अपने भाइयों को उत्तराधिकारी के लिए छिड़े युद्ध में पराजित करके सिंहासन पर बैठा। उसने अकबर की तरह 49 वर्ष के लंबे समय तक शासन किया। यानी कि औरंगजेब ने अकबर की तरह ही शासन किया था। पूर्व सम्राटों के विपरीत वह एक साधारण जीवन व्यतीत करता था। वह धन संपत्ति से दूर रहता था। वह साधारण वस्त्र धारण करता था तथा साधारण भोजन ग्रहण करता था। वह अपनी जीविका के लिए टोपी सिलाता था तथा कुरान की प्रतिलिपि, जिसे हम फोटोकॉपी के नाम से भी जानते हैं, तो क्या करता था वो कुरान की प्रतिलिपि यानी कि फोटोकॉपी बनवाता था। वह एक सच्चा मुसलमान था जो नियमित रूप से दिन में 5 वक्त की नमाज अदा करता था।
इन गुणों के कारण उसे जिंदा पीर कहा जाता था। तो ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आता है बच्चों कि जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है। तो जिंदा पीर के नाम से औरंगजेब को जाना जाता है। उसके इन गुणों के बाद एक लंबी सूची उसके अवगुणों की है, जिस कारण उसे इतिहास में कभी सम्मान प्राप्त नहीं हो पाया। वो अवगुण क्या थे? अगर औरंगजेब में कुछ गुण थे तो बहुत सारे अवगुण भी थे। अब हमने उसके गुण तो पढ़ लिए हैं, तो अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? उसके अवगुणों को। औरंगजेब ने पूर्व मुगल सम्राटों की धार्मिक सहिष्णुता का त्याग कर दिया था। वह सभी गैर मुस्लिमों को मुस्लिमों में बदलना चाहता था। उसने बहुत से मंदिरों को नष्ट कर दिया था तथा ऐसे कई उपाय किए जिससे लोग इस्लाम को अपनाने के लिए बाध्य हो गए। तो देखिए यहाँ पर उसने क्या किया था, जहां अच्छे कार्य भी किए थे तो वहां पर वह बुरे कार्य भी करना शुरू कर दिया था। जो लोग मुस्लिम धर्म को नहीं अपनाना चाहते थे उन्हें बाध्य किया जा रहा था उस धर्म को अपनाने के लिए। बहुत सारे मंदिरों को क्या था, औरंगजेब नष्ट कर चुका था, उन्हें समाप्त कर चुका था। उसने गैर मुस्लिमों के लिए जजिया जारी किया। देखिए जजिया कर, एक जजिया कर भी आपने नाम सुना होगा, तो वो किसने जारी किया था? औरंगजेब ने ही जारी किया था। उसने सभी उच्च पदों से हिंदुओं को हटाकर मुस्लिमों को रखा। उसने राजपूतों के साथ विवाह संबंध भी समाप्त कर दिया। देखिए जो उसके पुत्र जागीर ने, अकबर ने जो राजपूतों से विवाह संबंध स्थापित किए थे, या फिर उसके जो पुत्र था जागीर, तो उसने भी वह नीति, अपने पिता की नीति को जारी रखा। लेकिन क्या था, अब उसने, औरंगजेब ने उसे धीरे धीरे समाप्त कर दिया था, या ये कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से उस नीति को समाप्त कर दिया था। यही कारण था कि उसने अपने संपूर्ण जीवन काल में अनेक विद्रोह का सामना किया। उसके सिद्धांत मुगल साम्राज्य को पतन की ओर ले गए, यानी कि जो भी उसकी सोच थी, विचारधारा थी, वो क्या थी, वो उसके मुगल साम्राज्य को पतन की ओर ले गई, यानी कि उसके साम्राज्य का धीरे धीरे अंत होता हुआ चला गया। औरंगजेब के शासनकाल को दो भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से? 1658 ईस्वी से 1680 ईस्वी तक, जब उसने उत्तर भारत के विद्रोह को समाप्त किया, तथा 1681 ईस्वी में 1707 ईस्वी जब वह दक्कन में उठे विद्रोह को समाप्त करने में व्यस्त रहा। अपनी भेदभावपूर्ण तथा संकीर्ण नीतियों के कारण औरंगजेब को आगरा मथुरा क्षेत्र के जाटों, सतनामियों, बुंदेलों, राजपूतों, सिखों तथा मराठों के विद्रोह का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो क्या कर रहा था, वो हिंदुओं पे और मुस्लिमों पे दोनों पर अत्याचार कर रहा था। औरंगजेब ने अपना जीवन एक के बाद दूसरे विद्रोह को समाप्त करने में बिताया, यानी कि एक के बाद एक उसके सामने विद्रोह आते गए, जिनका वो सामना करता गया। और 1707 ईस्वी में जब उसकी मृत्यु हुई, तो उस समय भी वह दक्कन में उठे विद्रोह का सामना कर रहा था। देखिए यहाँ पर उसके जीवन में इतनी चुनौतियां आई, इतनी समस्या, इतनी कठिनाई आई। क्यों आई? क्योंकि उसकी विचारधारा ऐसी थी जो उसे निरंतर पतन की ओर ले जा रही थी। उसकी मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य का पतन होना प्रारंभ हो गया। जब वह मृत्यु को प्राप्त हो गया तो कोई ऐसा नहीं बचा जो मुगल साम्राज्य को फिर से उभार सकता था। उत्तर मुगल, औरंगजेब के पश्चात आए शासन उत्तर मुगल कहलाए। वे दुर्लभ व अयोग्य थे, कमजोर भी थे और अयोग्य भी थे। उनके शासन में साम्राज्य का क्षेत्र विस्तार निरंतर कम होता चला गया। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक था। तो देखिए अंतिम मुगल शासक के नाम से भी पूछा जाता है कि अंतिम मुगल शासक कौन था, तो बहादुर शाह था, जो नाम मात्र का शासक था, केवल नाम मात्र का ही शासक था। वह उसे प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात रंगून, म्यांमार, जिसे म्यांमार के नाम से जानते हैं, से देश से निकाल दिया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। इसके साथ ही मुगल वंश का अंत हो गया। ठीक है बच्चों, तो देखिए
यहाँ हमारा यह पाठ समाप्त होता है। हम आशा करते हैं कि सभी बच्चों को इस पाठ के विषय में अच्छे से समझ में आ गया होगा। जिस शासक के बारे में हमने पढ़ाया है, आपको समझाया है, वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को हमने पहले ही कह दिया था कि आप जब भी बैठे पढ़ने के लिए तो एक कॉपी और पेन को लेकर बैठे, ताकि जो महत्वपूर्ण तथ्य आते हैं हम इसमें साथ के साथ आपको नोट कराते जाएं। ठीक है बच्चों, तो यह वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।